शाह सरकार के फैसले का किया समर्थन, कहा परिवार पहले की नीति अपनाने वाले कर रहे ने संसद का विरोध। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आलाकमान के बीच मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले मुलाकात करेंगे या नहीं इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ग्रामीणों ने 4 घंटे तक एक घर में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बनाए रखा बंधक। गांव सीमा को उप तहसील का दर्जा देने का दूसरे गांव के लोग कर रहे विरोध। गुजरात दौरे पर गए बागेश्वर बाबा का बड़ा ऐलान, कहा पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम की है जरूरत। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी और खड़गे पहुंचे शांति वन। पीएम बोले नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। साल 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले नई संसद के उद्घाटन को लेकर कोर्ट से मुंह खाने के बाद विपक्षी दल अब आयोग के बहाने सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस पर भी नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों में फूट पड़ती भी दिखाई दे रही है। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस राज्यों के सीएम शामिल होंगे, तो वह इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और साथ ही केसीआर ने बहिष्कार का ऐलान किया है। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों ने इस दौरान कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश वो लेकर आई है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। बैठक में शामिल होकर कांग्रेस ने साफ संकेत भी दिया है कि वो अध्यादेश मामले पर केजरीवाल के साथ नहीं है। आज की होने वाली बैठक में विकसित भारत के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, पर नीति आयोग की बैठक राजनीतिक हित की भेंट चढ़ गई। जिस बैठक में जनता के हितों पर इस दौरान चर्चा होनी थी, वहां पर 6 राज्यों के नेता पीएम मोदी के प्रति अपना गुस्सा निकालने के लिए और अपने अहम को शांत करने के लिए केंद्र के अध्यादेश का बहाना बनाकर नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का वो ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष किसी ना किसी मुद्दे को लेकर इस वक्त केंद्र सरकार पर हमलावर है, चाहे वो नई संसद का उद्घाटन को लेकर हो या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र ने अध्यादेश जो लागू किया है, चाहे वो मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्षी दलों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इस नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस हिस्सा ले रही है, तो कहीं ना कहीं यह भी दिख रहा है कि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं है। और देखिए जिस तरीके से इस अध्यादेश को लेकर आज नीति आयोग की बैठक में ये तमाम मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी नेता नेहा शालिनी मेरे साथ में जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता नितेश चौरसिया मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत में आम आदमी पार्टी के साथ ही करूंगी। नितेश जी, आखिरकार जनता के मुद्दों को लेकर नीति आयोग की बैठक होती है, उसमें शामिल नहीं होने का आखिरकार वजह क्या है? नितेश जी, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेहा शालिनी जी भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। नेहा शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आज नीति आयोग की बैठक होगी और इसमें जनता के हितों को लेकर ही मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष के कुछ मुख्यमंत्री हैं वो दरकिनार हो रहे हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फोटो में शामिल होने के जरिए ही बीजेपी नीति आयोग की बैठक में विपक्ष को शामिल करता है। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, शुरू से कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने ठान रखा है कि वो संविधान के हिसाब से चलेंगी नहीं। नीति आयोग की अगर बैठक है तो ये संविधान के अनुसार बैठक रखी गई है, ताकि बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ना हमसे सलाह करते हैं ना कुछ करते हैं। जब कोई आयोग या चुनाव आयोग कोई भी मतलब कोई भी जो सरकारी संस्था है, अगर वो उनको शामिल करने के लिए इनिशिएट लेता है तो उसका स्वागत नहीं करते ये लोग, उल्टा उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, इसमें भी कोई दाल में काला होगा। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको पीली दाल भी काली लगती है और काली तो इनकी काली पूरी है ही है। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि ये अगर ये सब जो दुर्भावना छोड़कर नीति आयोग की बैठक में अगर अरविंद केजरीवाल जी और केसीआर, ममता बनर्जी ऐसे कई नेता हैं, अगर वो शामिल होते तो इसमें उनका ही भला होता। लेकिन जनता जो है वो देख रही है कि इन सब संस्थाओं का बहिष्कार करके वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि उनको भारत के संविधान पे विश्वास ही नहीं है। ना वो नीति आयोग की बैठक में आते हैं, और जब भी चुनाव होता है तो वो बार बार ईवीएम को कई बार ब्लेम करते हैं, जहां हारते हैं, जहां जीतते हैं वहां नहीं करते, जहां हारते हैं वहां ईवीएम को ब्लेम करते हैं, फिर ईडी के पीछे पड़ जाते हैं, सीबीआई के पीछे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको किसी संस्था पे विश्वास ही नहीं है, अपने लेकिन नेहा शालिनी जी, भगवंत मान का ये साफ तौर पर कहना है कि मात्र एक फोटो सेशन के लिए ही ये नीति आयोग की बैठक होती है। मुद्दे चाहे विपक्ष उठाए या फिर उन पर कितना भी उस पर चर्चा करे, वो कभी पूरे नहीं होते। भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों का मुद्दा उन्होंने पिछली बार उठाया, उसको लेकर भी, एमएसपी को लेकर भी नहीं मुद्दे पर बात हुई, ना ही वो मुद्दा हुआ। तो आखिरकार क्या सिर्फ फोटो सेशन के लिए ही ये नीति आयोग की बैठक? भगवंत मान जी तो पहले ये भी कह रहे थे कि ईवीएम भी इनकी बिकी हुई है, ईवीएम से ये छेड़छाड़ करते हैं, फिर पंजाब में जीत कैसे गए, ये तो इन्होंने पहले भी बोला था। तो प्रॉब्लम इनकी ये है कि जहां ये जीत जाते हैं फिर इनकी जुबान पे सील लग जाती है, फिर ये कुछ नहीं बोलते। अब चाहे इसको ये फोटो सेशन समझे, चाहे ये एक चर्चा है जो होनी जरूरी है, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों को और सरकार को बुलाया जाता है, और मेन जो पार्टी होती है उसको बुलाया जाता है, सब पार्टियों को न्योता दिया जाता है। लेकिन जो नहीं आता वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ना हमें संविधान पे विश्वास है, ना हमें कोर्ट पे विश्वास है, ना हमें देश के किसी कानून पे विश्वास ही नहीं है। हम अपने हिसाब से चलेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज है जनता के लिए कि हम अपनी मनमानी करेंगे, और जब आएंगे सरकार में तो भ्रष्टाचार भी। आप देखिए ना, पंजाब की जनता आज लोहे के आंसू रो रही है केजरीवाल जी को, वहां सरकार जो बनी है, क्या हालात हो रखे हैं इस वक्त, इमरजेंसी टाइप के हालात हो रखे हैं पंजाब में। तो यहाँ मैं यही लेकिन उनका तो लेकिन नेहा शालिनी जी, उनका ये तो कहना है ना कि केंद्र सरकार उनका साथ नहीं दे रही, वो मुद्दे उठाते हैं, उस पर कोई साथ देने वाली बात नहीं आती है, इसी वजह से है। और जहां जनता के मुद्दे वो उठाते हैं उस पर भी आप नहीं बात मानते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो। तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो तो बोलते रहेंगे पंजाब में किसके पास पुलिस है, यहाँ दिल्ली में बोलते थे हमारे पास पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार के पास है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे खाली हाथ है। पंजाब में तो पुलिस आपके पास है ना, आपके पंजाब पे ही हेडक्वार्टर पे आके अगर कोई हमले होते हैं आतंकियों खालिस्तानियों द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? कि आप ये बताओ ना, जब आपके पास पुलिस होती है तब भी आप वही बहाने मारते हो। और मैं ममता बनर्जी से भी कहूंगी, जो अभी बंगाल के हालात कर रखे हैं, जो वहां हिंसा होती है, जब भी कोई हिंदुओं का धार्मिक त्योहार आता है तो वहां पर लड़ाई झगड़े मारपीट और हिंसा होती ही होती है। तो भैया लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? आपके पास ही ना। केसीआर जी, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है ना। ठीक है नेहा शालिनी जी, आम आदमी पार्टी से नितेश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। नितेश चौरसिया जी, नीति आयोग की बैठक तो जनता के मुद्दों को लेकर होती है ना, आखिरकार उससे दरकिनार क्यों? आप अपने जनता के जितने भी मुद्दे हैं आप इस नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं, उन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर भी दबाव बना सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये दरकिनार होने का मामला क्या है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आखिर आज के नीति आयोग का जो मुद्दा था, मैं अगर नेहा जी को समझा था, लेकिन नेहा जी के सवालों जवाब से पहले आपका सवाल लेना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है, ये हमारी सोच है, हम भी यही सोच के आज तक जाते थे। अभी आपने देखा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार जब देश की दिल्ली की जनता चुनती है तो उसकी जवाबदेही और उसके अधिकारियों के प्रति जवाबदेही भी और कार्रवाई भी उनके पास होनी चाहिए। और इस सिंपल सा उन्हें वर्डिक्ट दिया, और बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा, और 8 साल 9 साल के संघर्ष के बाद ये इस नतीजे पर निकले कि हाँ, इसका जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। गिने चुने 7 से 8 दिन नहीं बीते, फटाफट आनंद फानंद में अध्यादेश लाया जाता है। ये किसका हनन है? इसी जनता के अधिकारों का तो हनन है।
वो जब जनता चुन के एक मुख्यमंत्री को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो चुनती है तो अपने काम के लिए तो चुनती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर इस प्रकार इस तरीके से एक संस्था को, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं माना जाएगा तो आखिर किसके आदेश को माना जाएगा? अभी यहाँ संविधान की बात हो रही थी नेहा जी के मुंह से, मैं तो बड़ा हैरान था उनके मुंह से ये सब बातें सुन के। बड़ा अजीब लगता है कि जब भाजपा वाले संविधान की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क बिजली पानी की बात करें, अच्छा लगता है हमें। लेकिन एक तरफ से ये भी देखने में आता है कि ये इनके मुंह से शोभा नहीं मिलती। खैर मैं आता हूँ, तो जब संविधान की बात होती है तो ये भी बात है कि जब पांच जजों की कमेटी अगर किसी निर्णय को देती है तो उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। उसको कौन मानेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और आखिरकार लड़ाई किस बात की है? यही तो है दिल्ली के विकास की। आप भी दिल्ली का विकास चाहते हो, हम भी दिल्ली का विकास चाहते हैं, लेकिन जब दिल्ली के विकास में फाइलों को अधिकारी बैठ जाएंगे, एलजी उसमें रोड़ा अटकाएंगे, तो ये किसका विकास होता है इसमें? लेकिन दिल्ली के विकास, दिल्ली का जो विकास हुआ, नीतीश जी एक ठीक है अपनी बात आज का मुद्दा था नीति आयोग में फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का सच्चा मेंटेन कहाँ हो रहा है? आप किस फेडरलिज्म की बात कर रहे हो? आप थानापुर्ति कर रहे हो। और मोहन साहब ने गलत नहीं कहा, इसमें फोटो सेशन होता है, ये सच्चाई है, पूरी तरह फोटो सेशन होता है। क्योंकि इस जो आज का टॉपिक है उस नीति आयोग की मीटिंग का फेडरलिज्म टॉपिक, ऐसे कॉपरेट करें हम एक दूसरे को, कहाँ उतार है कॉपरेट? ये तो मुंह में रहा बदल में छुरी वाली बात है, सिंपल सी बात है, यही करा जा रहा है पूरे। तो आपको नीति आयोग की बैठक में शामिल होना चाहिए था, मुद्दा रखना चाहिए था। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आखिरकार बात कैसे जाएगी? दरकिनार होकर तो चीजें नहीं होती ना। क्या हो रही है? अरे मैं उसी फेडरलिज्म की तो बात कर रहा हूँ। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आज का मुद्दा था मैं आपके पास कि भाई सहकारी संघवाद कैसे हो। आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश या खिलाफ अध्यादेश ला दिया जाएगा तो फेडरलिज्म रहता कहाँ है? आप तो सब कुछ एक सिंगल नेतृत्व रखना चाहते हो, सिंगल कमांड रखना चाहते हो, अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हो, और जवाबदेही की जब बारी आती है तो आप किसी न किसी को आगे कर देते हो। मैं तो आज भाजपा से पूछता हूँ, आने वाले समय में आप अध्यादेश के आप 4 लाख समर्थन में हो, कल से अधिकारियों से आप जवाब मांगोगे? आप मुख्यमंत्री से जवाब मांगना छोड़ोगे क्या? ठीक है नीतीश जी, ले लेते हैं जवाब। नेहा शालिनी जी जवाब दीजिए। जी, मैं आम आदमी पार्टी ने जो सवाल किया उसी पे जवाब देती हूँ। आप 1 महीना या 2 महीने तकरीबन पहले का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए और भाषण सुनिए, सभी चैनल्स पे उन्होंने दिया था, केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती थी, केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती। अब अगर केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है तो इनको तकलीफ हो रही है, और क्यों तकलीफ हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनको ये तकलीफ है कि सरकारी जो नियुक्तियां हैं, किसी की भी पोस्टिंग करनी है और किसी को भी चुटकियों में निकाल देना है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में रहे और किसी के हाथ में ना आए। यहाँ उनसे छीना नहीं गया ये हक। यहाँ 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे, मुख्य सचिव होंगे और गृह सचिव होंगे, जो ये फैसला करेंगे सरकारी लोगों की, जो बाबू लोग हैं उनकी नियुक्ति, IAS ऑफिसर्स की नियुक्ति और उनकी पोस्टिंग की सारी जो नियुक्तियां हैं, या उनको कहीं पोस्टिंग करना या निकालना है, इसका अधिकार 3 लोगों के पास होगा, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और चीफ सेक्रेटरी। अब एक बात बताइए, इसमें कौन से अधिकार छीने गए हैं? मुख्यमंत्री भी तो बीच में है, लेकिन नहीं, उनको था कि जैसे उनकी जांच के लिए जिस अधिकारी को, सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको उनके ऊपर कितना दबाव बनाया गया, जो इनके ये शीश महल की वो कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, उनके फाइलें रात को जाके उनके ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और उसके बाद अगले दिन ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी पोस्टिंग कर दी, उनको निकाल ही दिया, ताकि वो अपनी कार्यवाही जो है आराम से ना कर सके। नीतीश जी बाकी मुद्दों के लिए अध्यादेश को आप मानते नहीं है, अध्यादेश जो है वो बाकी मुद्दों पर खराब है, लेकिन जब बात आती है 45 करोड़ रुपए के जिस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, क्या उस दौरान भी आपने किसी से सलाह ली थी? क्या आपने किसी से अध्यादेश को लेकर या इस तरीके का कोई ऐसी चीजें आपने परमिशन ली थी जहां पर 45 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, आपने लगाए थे? मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है, विजिलेंस की रिपोर्ट आ चुकी है। विजिलेंस रिपोर्ट में यह माना गया है कि CPWD
का एक जो कार्य नियम होता है, जो एक बिल्डिंग का कार्य जो अवधि होती है वो लगभग 55 वर्ष की होती है। और मुख्यमंत्री का आवास 1942 से 43 के बीच में बना था, जो कि 97-98 में पूरा हो चुका था। उसके बाद भी ये लगभग 15-20-25 सालों बाद आज डिमोलिश करके दोबारा से बन रहा है। अधिकारियों द्वारा, पिरामिड द्वारा इसकी लागत ऑन एन एवरेज ये तय करी गई थी कि 15 से 20 करोड़ रुपए इसकी ऑन एन एवरेज लागत आनी थी डिमोलिश करके नया तैयार करने में। ठीक है। तो जिसकी अब जो नई लागत आई है वो लगभग 45 करोड़, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट के माध्यम से आ रही है। अधिकारी को निकाला था। लेकिन नीतीश जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, नीतीश जी आपने जो पॉइंट रखे, ठीक है। नेहा जी, नीतीश जी एक एक करके बात मेरा भी, नीतीश जी मैं तो नहीं पूछ रही, जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है आपसे क्यों आपने उन अधिकारियों को निकाला जो ये जांच कर रहे थे, जो शराब घोटाले को, शराब घोटाले पे जांच कर रहे थे, उनको आपने निकाल दिया, जो आपके शीश महल की वो कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, उसको। नीतीश जी, शालिनी जी, अगर आप दोनों एक एक करके बात रखेंगे तो जनता तक बात जाएगी। इस चर्चा का नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। नहीं, नीतीश जी एक एक करके अपनी बात रखिए। नीतीश जी, आम आदमी पार्टी से पहले भी तो नीतीश जी मेरा सवाल आपसे है, आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित भी रही हैं, सुषमा स्वराज भी रही हैं, और साहिब सिंह वर्मा भी रहे हैं, और मदन लाल खुराना भी रहे हैं। क्या उन्होंने दिल्ली के लिए विकास के बारे में नहीं सोचा? क्या शीला दीक्षित के समय पर विकास नहीं हुआ? 2014 में अधिकार हमसे छीने गए थे, 2013 से हमारी सरकार है, और मैं तो कह रहा हूँ आज कांग्रेस हमारा विरोध कर रही है। हम तो पूछ रहे हैं उनसे कि भाई शीला दीक्षित के समय में आपने क्यों नहीं विरोध किया? उस समय तो सारे अधिकार उनके पास थे। 14 के बाद की लड़ाई है। 2014 में ये जैसे नरेंद्र मोदी जी की साफ नियत की सरकार आई, बात समझिएगा, साफ नियत की, उन्होंने हमसे एसीबी ले लिया, तो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने हमसे एसीबी ले लिया, आते ही सबसे पहले होम मिनिस्ट्री ने आदेश करा। उसके बाद दूसरा इन्होंने सारे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग अधिकार के पावर दे दिए, जिसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। हमने 2019 में हमारे खिलाफ भी गए थे इस लड़ाई के, हमें हाईकोर्ट से इसके खिलाफ हमें आदेश मिला, ऑर्डर मिला, जो हमारे फेवर में नहीं था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमें 2023 में इसका जो हमारे फेवर में ऑर्डर मिला, वो भी पचे नहीं, इनका पता नहीं। मतलब बात वही है कि क्रिकेट अगर खेलने की बारी होगी तो बैट बल्ला मेरा है, तो भाई साहब आउट हो गया तो क्या हुआ, खेलूंगा मैं। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई धज्जिया नहीं, इनके मुंह से संविधान की बात हो रही है। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, यही गैर भाजपा, देखिए गैर भाजपा जितनी भी सरकारें हैं सबको ये प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कानून की बात कर रहे हैं, मणिपुर में इनका हिंसा संभलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ मणिपुर में इनका हिंसा संभलती नहीं है। और एक नीतीश जी मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि समय इतना नहीं है। नीतीश जी आप मेरी बात को सुनिए। 10 सेकंड लूंगा, मैं अभी 10 सेकंड लूंगा, तो 10 सेकंड प्लीज, आप इतने 10 सेकंड दे दीजिए मैं आपसे। नीतीश जी, शालिनी जी, नीतीश जी, शालिनी जी, सवाल के लिए मैं बैठी हूँ, मैं सवाल के लिए बैठी हूँ। मैंने जो आप नीतीश जी, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया है, बाकी के 4 मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के अंदर, क्या उनके राज्य में विकास हुआ या नहीं हुआ? मैं आपसे हाँ ना में जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं साफ तौर से कहता हूँ नहीं हुआ। जिस गति से होना चाहिए, मेट्रो का नहीं, जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ, और इसी वजह से अध्यादेश पर आपकी लड़ाई है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि दिल्ली की गति 10 गुना बढ़े। हाँ ठीक है। और अभी चीफ सेक्रेटरी की बात आ रही थी, मैं 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, जब हम सुनते हैं, एक सेकंड, चीफ मिनिस्टर से बड़ा पोस्ट तो चीफ सेक्रेटरी का हो नहीं सकता, कोई कानून में नहीं है। और ये तो हमारे फंडामेंटल, संविधान का फंडामेंटल, बहुत ही फंडामेंटल सी बात है कि चीफ सेक्रेटरी को जनता चुनती है, सॉरी मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, और चीफ सेक्रेटरी चूंकि सरकार का नुमाइंदा होता है, अपॉइंट किया जाता है उसको। ठीक है। और मुख्यमंत्री आदेश देता है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने सलाह नहीं ले सकता। नीतीश जी की बात पूरी होने वाली है, शालिनी जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही से जवाब लूँ। बिल्कुल ठीक है चीफ सेक्रेटरी कैसे मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी सलाह लेगा? ठीक है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को आदेश देगा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। शालिनी जी जवाब दीजिए।
अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बड़ी दुहाई दे रहे हैं संविधान की। कौन से संविधान में पूरे देश में मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने एक भी सरकार का डिपार्टमेंट अपने हाथ में ना रखा हो और बाकी अपने नेताओं के पास मतलब उनको बना रखा हो, उनके हाथ में सारा कुछ, जो चला पीछे से वही रहे थे। लेकिन तभी जेल जाने की बारी आई तो मनीष सिसोदिया जी गए। जेल जाने की बारी तो इनके जो अरे सुन तो लीजिए, क्यों उसकी बात करो आप, यहाँ वहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं और हम ये बात ना करें, संविधान की बात करिए ना। आपने तो संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री के हाथ में सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कोई डिपार्टमेंट लिया? क्योंकि सारी बेईमानियां, सारा भ्रष्टाचार उनको करना था अपने हाथों से, और जेल जाने की बारी भेजना था अपने और जो नेता है ना नीचे की मंडली, जो उनके दो अनमोल रतन के साथ अभी और बहुत सारे हैं। अभी टीटीसी बसों का घोटाला भी निकलने वाला है भाई साहब, वो भी जाने वाले हैं जेल। और भी जितने जितने घोटाले निकलेंगे ना सब जेल जाएंगे। इससे पता लग रहा है जनता आज आपसे जवाब मांग रही है। जो आप दुहाई दे रहे हो ना संविधान की, संविधान के हिसाब से आप चलते कहाँ हो? संविधान के हिसाब से चलते तो अध्यादेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका मन करता है आप चुटकी भर में किसी भी सरकारी जो आपकी बात नहीं मानते सरकारी बाबू, उनको फटाफट निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चल रहे, आपको अपने हिसाब से चलने वाले लोग चाहिए। इसीलिए जब ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई तो सबसे ज्यादा विरोध अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को हुआ। क्यों? क्योंकि किसको निकाला गया? आप ये भी देखिए किन 2 सरकारी लोगों को निकाला गया जो जांच कर रहे थे मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले पे, जो जांच कर रहे थे इनके शीश महल पे, उन्हीं को निकाला गया। तो साफ है, क्लियर कट है कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और करवा रहे हैं, और जो सरकारी बाबू इनका कहना नहीं मानते उनको ये झटपट निकाल देते हैं या उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। और इसका पूरा जो है हाथ में दामोदार, जो जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा रखा हुआ था अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथ में। अब कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, आप भी होंगे और गृह सचिव भी। तो क्या गलत क्या है आप बताइए, इसमें गलत क्या है? संविधान की दुहाई देते हो तो संविधान के हिसाब से चलो भी तो सही। संविधान में मुख्यमंत्री के हाथ में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो बात तो जवाब तो दो कि क्यों नहीं रखे आपके मुख्यमंत्री ने सारे डिपार्टमेंट, एक भी नहीं रखा। नितेश जी, बीजेपी का ही नहीं कांग्रेस भी आपसे दरकिनार हो रही है, जानते हैं ना, कांग्रेस भी दरकिनार हो रही, क्योंकि अध्यादेश के साथ में कांग्रेस भी नहीं आ रही है, वो पूर्ण रूप से आपसे दरकिनार होती नजर आ रही है। आज नीति आयोग की बैठक में है और खुलकर भी पवन जो खेड़ा है उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं जिन्हें अलग से ही शक्तियां चाहिए, प्रदेश को चलाने के लिए अलग से अधिकार चाहिए? सर देखिए, भारत में भ्रष्टाचार की बात आ रही थी तो मैंने सोचा कि एक बात बता दूं आपको। चंद पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाली बंदरिया है भाजपा, वो भ्रष्टाचार की बात नहीं देंगे। और है हिम्मत तो अडानी के घोटाले की जांच करा ले। जवाब नहीं फाइल रखी हुई है, फाइल लेके जा रहे हैं, 11 बार समय मांगा है। शालिनी जी, जवाब तक इंतजार करिए, जवाब नहीं देंगे, मैं हूँ यहाँ पर। आप देख लीजिए, ये इधर उधर की बातें करेंगे, जवाब देंगे ही नहीं कि मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लिया डिपार्टमेंट अपने हाथ कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। व्यापक घोटाले में कितने आरोपी अंदर हुए? कोई जांच का रिपोर्ट? 40 कर्नाटक में 40% की सरकार चला रहे थे आप लोग। मनीष सिसोदिया क्यों जेल में बैठे हैं? कितने घोटाले, कितने किस घोटाले में वो जेल में बैठे और उनको बेल भी नहीं मिल रही? उगनी है क्या? और इससे पहले जल संसाधन मंत्रालय में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने आरोप लगे? सीबीआई ने किसी एक भाजपा के नेता पर कार्रवाई करी क्या? किसी एक मंत्री पर करी क्या? आम आदमी पार्टी ने अपने एक मंत्री को अपनी सरकार में अपनी पुलिस द्वारा उठा के जेल में डाला, अपने विधायक को अपनी सरकार में उठा के जेल में डाला। दिल्ली में हमने अपने मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच के लिए आदेश के लिए निवेदन करा। कहाँ है? अपने आंखों का पर्दा खोलिए, आंखों का पर्दा खोलिए। ये मोदीनामा से दिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली। नितेश जी, कांग्रेस भी तो साथ नहीं दे रही ना आपका। नितेश जी, भ्रष्टाचार, नितेश जी, भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है, बात है अध्यादेश पर। अध्यादेश पर तो कांग्रेस भी नहीं आ रही ना। कांग्रेस के स्टैंड पे आता हूँ, ठीक है, अध्यादेश के कांग्रेस के स्टैंड पे आता हूँ, ठीक है। कांग्रेस का स्टैंड तो कांग्रेस को ही नहीं पता। जाती है चंडीगढ़ में, जब वहाँ इलेक्शन होता है मेयर का, तो उसके एक वोट से भाजपा की सरकार बन जाती है। दिल्ली में जब एमसीडी का चुनाव हो रहा होता है, उसके 8-9 एमसीडी में काउंसलर होते हैं, ना किसी वो समर्थन ना इसलिए नहीं देती है कि भाई भाजपा को मदद मिल जाए। इसका स्टैंड खुद ही नहीं समझता। यानी कि कांग्रेस की और बीजेपी की मिली भगत। हमारा एक सेकंड,
हमारा यही आरोप है ना आपका? दिल्ली के प्रति अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही है। दिल्ली के प्रति अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, इसलिए वो इसके हित में चाहे बिहार के गैर भाजपा के सभी पार्टी के पास उसकी मदद लेने के लिए जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, हम इस राज्यसभा में खुल के विरोध करेंगे, इसका बिल नहीं, इसको कानून नहीं बनने देंगे, ये हमारी मंशा है। किस तरीके से इस पर रणनीति आम आदमी पार्टी की अध्यादेश के खिलाफ? हम सभी विपक्षों को अध्यादेश के माध्यम से कांग्रेस नहीं है साथ में, जिससे कि सदन में राज्यसभा में ये पास ना हो सके, राज्यसभा में हमें एक अच्छी मजबूती के साथ इसका विरोध हो और ये बिल किसी प्रकार से राज्यसभा में पास ना हो सके, यही हमारी मंशा है। इसके लिए हम सबको एक करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं भाजपा भी अच्छे लोग हैं वो भी हमारे साथ आ जाए। ठीक है शालिनी जी, ये अपना भ्रष्टाचारी महाभ्रष्टाचारी पार्टी है जिस ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये अरविंद केजरीवाल जी कसमें खाते थे कि ये जो मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है। इन्होंने कितनी फाइल करी कि इनको बेल मिल जाए मनीष सिसोदिया को और इनका सत्येंद्र जैन को। 1-1.5 साल से वो बैठे हैं अंदर और अभी 1-2 साल मनीष सिसोदिया जी भी बैठेंगे और पता लग जाएगा इनको क्यों कोर्ट ने इनको बेल दे रहा। दिख रहे हैं ना, सबूत सामने नजर आ रहे हैं। क्यों अधिकारियों को ये निकाली जा रही है नौकरी से? शालिनी जी फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, 30 सेकंड फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी इस चर्चा पर। मेरा यही फाइनल कमेंट है, मैंने तभी तो पूछा, मैंने तो क्वेश्चन किया है, इनसे बताएं ना, जवाब दें। एक भी सरकारी डिपार्टमेंट क्यों नहीं? ठीक है नितेश जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, जितने आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। इस अध्यादेश में पूरे तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री को देश की जनता, राज्य की जनता चुनती है, संविधान में भी राज्य की जनता का मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेही होता है। मुख्यमंत्री ही उसका सर्वोच्च होता है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी इनका मुझे तो आपने कोई योगदान नहीं है, इनका इसमें कोई गवर्नमेंट होना चाहिए और हम अध्यादेश का पूर्णतः इसीलिए विरोध। ठीक है नितेश जी, शालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े और तमाम तरीके की अपनी पार्टी की जो बातें हैं वो आपने रखी। तो देखिए जिस तरीके से आज नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल नहीं होगी, ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे, इसी के साथ में केसीआर भी शामिल नहीं होंगे। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस पार्टी से दरकिनार कर रहे हैं या इस जो बैठक है इससे दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए नीति आयोग की बैठक होती है, लेकिन अब अध्यादेश को लेकर ही और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब पूरे तरीके से नीति आयोग की बैठक को इसमें शामिल नहीं हो रही है। और इसी के साथ और भी कई सारे विपक्षी नेता भी हैं और विपक्षी जो और भी मुख्यमंत्री हैं दूसरे स्टेट के, वो भी नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अध्यादेश को लेकर पूरे विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी की ओर रुक करती नजर नहीं आ रही है। यानी कि वो जिस तरीके से आज नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अध्यादेश के खिलाफ पूरे तरीके से वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार नीति आयोग की बैठक में इस बार कौन कौन से मुद्दे रहते हैं और जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ नजर आ रहा है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यह अध्यादेश का मामला कहां तक चलता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।